हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस साइड जेपी चौहान और फिर से आपका अपने चैनल में एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम स्टार्ट करने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल बेस है फिजिक्स का और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पर, राइट। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द चैप्टर और पूरे चैप्टर को पूरा देख के जाए, पूरे लेक्चर को जरूर देख के जाए आप। और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हो तो जल्दी सब्सक्राइब करके और जल्दी से लौट के आ जाए, राइट। हेडिंग डालें आप सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम लिखें आप, एनएलएम बोलते हैं अपन इस शॉर्ट में। क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है? ये है चैप्टर का नाम, किसको शॉर्ट में आप एनएलएम करते फिरते हैं लोग बाग बहुत। एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है ना, फोर्सेस पढ़े होंगे। अब यहां से अपना क्या काइनेमेटिक्स खत्म होता है और अपना स्टार्ट होता है क्या? डायनेमिक्स। मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस होती है। मैकेनिक्स के स्टैटिक्स होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के बारे में मैंने क्या बोला था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मोशन इफेक्ट, कि मोशन किस वजह से हुआ है, मोशन के कोज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। और मोशन का कोज हमेशा क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स इज द रीजन बिहाइंड मोशन ऑफ एनी बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी। तो यहां से अपन फोर्सेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, अपन डायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अपन ने काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया है, नाउ वी आर स्टार्टिंग डायनेमिक्स, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप यहां पर। डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या है? फोर्सेस। फोर्स क्या होता है? हेडिंग डालें आप, फोर्स। तो आज के सेशन के अंदर अपन टाइप्स ऑफ फोर्सेस ही पढ़ने वाले हैं। फोर्स किस किस तरह के फोर्सेस होते हैं पूरे चैप्टर के अंदर अपने को काम में आने वाले हैं। फोर्स होता क्या है? फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, फोर्स का मतलब क्या हो गया? किसी भी बॉडी को आप क्या कर सकते हो? पुश करते हो या पुल करते हो। दो ही चीजें हैं। चली जा मेरी जिंदगी से, या आजा मेरी जिंदगी के अंदर या तो पुश करोगे या पुल करोगे आप। तो फोर्स जो है वो एक तरह का क्या? पुश और पुल है। और जब भी पुश या पुल करोगे तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो वो हो सकता है मोशन में चला जाए, या मोशन में जा रहा था तो उसको पुल करके आप रेस्ट में लेके आ जाओ, या सीधा जा रहा था इधर से धक्का मार दिया आपने तो वो इधर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो कैसा भी पुश या पुल जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज हो जाए, या उसका स्टेट ऑफ डायरेक्शन या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसे पुश और पुल को अपन क्या बोलते हैं? कम ऑन, फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल, अ पुश ऑब्लिक पुल by which state of motion oblique rest or direction of any body can be changed. इसको क्या बोलते हैं अपन? फोर्स। ये चीज अपने को समझ में आ गई। अब फोर्स के बारे में खास बात क्या है? सपोज मेरे पास ये बॉडी है, ये v स्पीड से इधर मूव कर रही है। अब अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स, अगर मैं डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, फोर्स अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा दूं, तो क्या होगा? जो स्पीड ऑफ द बॉडी जो होगी वो क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? स्पीड मतलब v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा। अगर मैं सपोज ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था और अगर मैं क्या कर दूं? पुल कर दूं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ द बॉडी, भाई खींचोगे किसी बॉडी को तो स्पीड उसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर मैं क्या कर दूं यहां पर, अगर मैं फोर्स, ये सपोज बॉडी इधर जा रही थी, मैं क्या करता हूं? सपोज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, तो बॉडी इधर जाने की बजाय धीरे धीरे का इधर नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो इससे क्या हो? जब भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगता है तो स्पीड तो क्या रहेगी मेरे पास? कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी मोशन ऑफ द बॉडी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये अपन ने एक्सेलरेशन में भी देखा था। जब मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड डिक्रीज होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू फोर्स। फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन होता है मेरे पास में। तो देखो, स्पीड जो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, बट डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी, ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन।
अगर पुल करोगे तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, सपोज ये मेरे पास बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स ऐसे लगा देता हूँ, है ना, ऐसे फोर्स लगा देता हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। सपोज ये मेरे पास कितना एंगल है, थीटा एंगल के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट तो ये आ गया मेरे पास, इसको क्या बोल दिया मैंने, एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया अलोंग द सरफेस, ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और मैंने एंगल पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पर एफ साइन थीटा जो होगा, ये क्या, एफ साइन थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, चेंजेस डायरेक्शन ओनली, चेंजेस डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ये फोर्स वाला ये जो कंपोनेंट है मोशन के परपेंडिकुलर है, और एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये क्या लग रहा है, इसका डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन में है, ये क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा, स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, लिखो इसमें आप, है ना। इसके बाद और अगर अपन देखें फोर्स की थोड़ी और बातें कर ले, देखो यहाँ पर फोर्स क्या है, एक तरह की फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपने को समझ में आते ही, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट अगर आप देखोगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन, जिसको आप एन से लिखते हो, और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, ये अपन ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर पढ़ा है, ये होता है डाइन, डाइन, DYNE, डाइन। और यहाँ रिलेशन आपको पता हो, अपन ने डेराइव भी किया था कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डायन। अबे भूतनी के, समझ में आ रही हो गया। इसके अलावा एक और मेरे पास एक और यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। यूनिट के अंदर देखिए एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक और होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट दो होती है, एक होती है, एक को बोलते हैं अपन किलोग्राम फोर्स, जिसको आप किलोग्राम एफ से लिखते हैं, और एक और होती है मेरे पास किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, जिसको आप किलोग्राम डब्ल्यू से लिखते हो आप, है ना। ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किसकी, फोर्स की, ठीक है। यहां से रिलेशन आप लिख सकते हो, है ना, इसके बाद में लिख लेना ऊपर यहां पर रिलेशन कि 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जी न्यूटन के बराबर होता है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किलोग्राम वेट दोनों सेम है, 1 किलोग्राम, यहां से अगर मैं लिखूं 1 किलोग्राम क्या, 1 किलोग्राम फोर्स भी लिखूंगा तो वो भी किसके इक्वल आएगा, वो भी जी न्यूटन के बराबर ही आएगा, क्योंकि आपको हमेशा क्या है, ऐसा यूनिट के अंदर काम करना होता है, तो फोर्स को हमेशा न्यूटन में चेंज करना होगा। डाइन में दिया हुआ तो 10⁵ से अगर डाइन में फोर्स दिया हुआ है तो 10⁵ से डिवाइड करके न्यूटन में चेंज कर लो, है ना। डाइन को क्या लिख सकते हो, 1/10⁵ लिख सकते हो ना, तो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵। तो डाइन में दिया न्यूटन में चेंज कर लो, किलोग्राम फोर्स में दिया हुआ है तो न्यूटन में चेंज कर लो, जी से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी लिखो। फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग लगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कौन कौन से पढ़ते हैं अपन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या क्या टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वन बाय वन सारे देखेंगे अपन। फर्स्ट लिखो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट राइट डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, जब भी अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटी, सिंपल में क्या बात कर रहा हूं पर ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को, अर्थ अपने सराउंडिंग में जितने भी बॉडीज हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, खींचती है टूवर्ड सेंटर। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या, ये क्या होता है कि फोर्स बाय विच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स बाय विच अर्थ pulls
ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर, टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। सपोज मेरे पास ये अर्थ है, समझिएगा ना, यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सपोज अर्थ है, ठीक है, सपोज एक बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है। मैं बोलता हूँ कि भाई इस बॉडी, सपोज के ऊपर ये m है, ये m मास की बॉडी है, अलग अलग जगह पर रखी हुई है। मैं बोलता हूँ इसके ऊपर अर्थ फोर्स कहाँ लगाएगी, तो अर्थ फोर्स लगाएगी कहाँ पर, टूवर्ड्स सेंटर। कितना लगाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू जी, जिसी को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऑफ द बॉडी भी बोल दो आप, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। आगे जाके पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अभी आगे जाके पढ़ेंगे अपन, अभी मैं सिर्फ फोर्सेस आइडेंटिफाई कर रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 9th के अंदर कि फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मास और एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर कि कितने एक्सेलरेशन जब बॉडी नीचे आती है, अपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी है ना, कितने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आती है, जी से आती है, तो एम इंटू जी। इसके ऊपर कहाँ लगेगा, टूवर्ड सेंटर, एम इंटू जी। इसके ऊपर कहाँ लगेगा, टूवर्ड सेंटर, ऊपर की तरफ, एम इंटू जी। इसके ऊपर कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन में, एम इंटू जी। ये सारे फोर्सेस है, मतलब टूवर्ड सेंटर। आप हमेशा पढ़ते हो कि एम जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, नहीं डाउनवर्ड्स नहीं, डाउनवर्ड्स जनरली इसलिए बोलते थे क्योंकि अपना अर्थ की सरफेस पे खड़े होते हैं, तो अपने रेस्पेक्ट में क्या है, डाउनवर्ड्स ही हुआ हमेशा, तो इसलिए अपन हमेशा डाउनवर्ड बोलते हैं, पर डाउनवर्ड्स नहीं होता है, क्या होता है हमेशा, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड कैटेगरी जो है फोर्स की, वो क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स। हाँ, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है कि जब भी किसी बॉडी को आप क्या करते हो, टच करते हो, स्पर्श करके कॉन्टेक्ट बना के कुछ फोर्स लगाते हो, तो वो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स। सिंपल, नाम में ही पता है अपने को, नाम में मौजूद है कॉन्टेक्ट फोर्स। बेसिकली नेचर के अंदर दो तरह के कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ते हैं अपन, एक होता है मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है मेरे पास क्या, फ्रिक्शन। ये दो तरह के क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नेचर के अंदर पाए जाते हैं, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कॉन्टेक्ट की वजह से लगने वाले फोर्स, है ना। अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में अगर कॉन्टैक्ट बनेगा या एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को पुश या पुल करेगी, तो उस केस में जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, है ना, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, इसमें पहला जो है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा अपना इस चैप्टर के अंदर, नॉर्मल रिएक्शन। इसको अच्छे अभी ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल समझ लेना इनको अच्छे से, बिल्कुल बेसिक चलेगा आज। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करती है, ध्यान समझे, जब भी एक बॉडी, है ना, सपोज मेरे पास ये सरफेस है, इस बॉडी को मैं पुश कर रहा हूं, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करती है तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर या फिर नीचे, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ ये हो गया मेरे पास। दूसरा होता है, अभी सुन लो एक बार, फिर कहानी पूरी अच्छे से लिखवाता हूं। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप, जैसे मैं कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज मैं किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, समझना, किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये सरफेस, ये एक बॉडी है, इस पर मैंने किसी एंगल पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स ही होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फोर्स लगाने के लिए, कॉन्टेक्ट में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट करूंगा, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कंपोनेंट कॉन्टेक्ट सरफेस का, वो कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने यही बोला ना, एक तो मैं फोर्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर लगाऊं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर लगाऊं, ठीक है। इफ अ बॉडी पुशेस अनदर बॉडी परपेंडिकुलरली, तो उस केस में जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही लगे, मैं एंगल पे भी तो लगा सकता हूं। तो जब आप एंगल पे लगाओगे तो उस समय जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा सरफेस के, उस फोर्स का, उस कॉन्टेक्ट फोर्स का, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द सरफेस, ये वाला कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू द सरफेस,
और सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट सरफेस का कंपोनेंट जो होता है, जो कि सरफेस के पैरेलल होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? देखो दोनों चीजें लिखवा देता हूं मैं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या, अभी इसके एग्जांपल लूंगा, देख भैया मजा आएगा अभी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया कि कंपोनेंट, ये क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ contact force, component of contact force which is perpendicular to contact surface, which is perpendicular to contact surface is called, is normal reaction, is normal reaction। वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक चीज में ही समझ में आ गई। अब नॉर्मल रिएक्शन का जो इस फोर्स का तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक चीज अपने को डेफिनेशन से समझ में आ रही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें आप कि डायरेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है कि जब भी एक बॉडी पुश करेगी, आप समझो यहां पर, अब सोचना, अगर कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं होता, अगर कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब पुश या पुल नहीं कर रहे होते अपन, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी नहीं आता कॉन्टेक्ट फोर्स का, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नहीं आता। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों फोर्स के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, कॉन्टेक्ट फोर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्टेक्ट फोर्स होगा तो ही उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ही उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ही उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट मौजूद होगा, ठीक है। तो कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अगर पुश करेगी, उसी केस में आपके पास क्या होगा, तो क्या होगा, तो व्हेन अ बॉडी पुशेस अनदर बॉडी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन one body pushes another body। अभी एग्जांपल लूंगा, देख समझ में आएगा, अभी बनूंगा डायग्राम बनाऊंगा, अभी 3-4 एग्जांपल लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही चीज अपने आ गई अपने पास, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज मैंने क्या बोला कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जो है हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू हमेशा क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। कोई भी कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया या कोई भी कॉन्टेक्ट पॉइंट बोल लो आप, किसी भी कॉन्टेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स जो होगा हमेशा क्या लगेगा, किसी पॉइंट पर लगता है मेरे पास। दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इसको लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देख इसमें नॉर्मल रिएक्शन के एग्जांपल देख बताता हूं मैं अब क्या क्या है। देख नॉर्मल रिएक्शन के एग्जांपल बनाया अपन, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया है ना, ये अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है, और इसके ऊपर एक और बॉडी में यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया मेरे पास M, ऑलराइट, ये हो गया मेरे पास कैपिटल M। अब समझना इसमें, देखो अब देखो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ हमेशा क्या करेगी, दोनों इसको भी किससे पुल करेगी, M इंटू जी से, और इसको भी किससे पुल करेगी, M इंटू जी से। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स बनाऊँ, ये अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर इस M कैपिटल M के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, अर्थ लगा रही है, दिस इज व्हाट, फोर्स बाय अर्थ। ये क्या है, फोर्स बाय अर्थ। इसी तरीके से इसको देखोगे, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, स्मॉल mg, ये भी क्या होगा, फोर्स बाय अर्थ। ये क्या, अर्थ पुल कर रही है, अभी अपन ने सीखा, ठीक है। अब जैसे ही अर्थ इसको पुल करती है, तो कैपिटल M बॉडी जो होगी, समझे यहां पर, ये कैपिटल M जो इसको क्या करेगा, इस mg की वजह से एक पुश लगेगा, तो उसकी वजह से एक फोर्स लगता है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, उसको अपन ने क्या बोल दिया, N। उसको मैंने क्या बोल दिया, सपोज N1 बोल दिया। ये N1 क्या है, ये एक तरह का क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, अर्थ इसको पुल कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कैपिटल M जो है वो अर्थ की सरफेस को पुश कर रहा है, कितने से, N1 से, इस mg की वजह से। mg तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ कितना लगा रही है, लेकिन N1 जो है ये फोर्स है बाय विच कैपिटल M पुशेस अर्थ। ये N1 क्या है, फोर्स बाय विच कैपिटल M pushes अर्थ।
और जो जिसको आप क्या बोल रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं आप, ये एक तरह का क्या नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास एक्शन एक फोर्स होता है तो उसका रिएक्शन भी आता है, तो इसी का एक रिएक्शन आएगा, फिर अर्थ भी क्या होगी, इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट रिएक्शन बाय अर्थ। इसको क्या बोल दिया अपन ने, रिएक्शन फोर्स बाय अर्थ, किसके ऊपर, कैपिटल एम के ऊपर। समझ में आ गया। द सेम वे यहां पर एक चीज और देखोगे, ये स्मॉल एम क्या करेगा, स्मॉल एम भी यहां पर इसको पुश करेगा। ये N1, सॉरी ये N1 है, तो ये भी N1 है ना, दोनों N1 है। कितने से पुश करेगा, N2 से। स्मॉल एम कैपिटल एम को क्यों पुश कर पा रहा है, क्योंकि स्मॉल एम के ऊपर अर्थ जो है वो नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो उसकी वजह से N2 बना। तो ये N2 जो है क्या है, N2 क्या है, सेम कि फोर्स बाय व्हाट, स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम, है ना, फोर्स बाय विच एम पुशेस अर्थ, तो फोर्स बाय विच एम पुशेस कैपिटल एम डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड वाला, तो इसी का रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा N2। अब ऊपर जो लग रहा है N2 वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रिएक्शन, ये सारे वेरिएबल आपको क्लियर होने चाहिए, रिएक्शन फोर्स, ये सारे N नॉर्मल रिएक्शन ही है, ये सारे क्या है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ही है, बस इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ऊपर जो लग रहा है, ऊपर लगने वाले सब रिएक्शन है, बाकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले क्या, एक्शन बोल सकते हो उनको आप, क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं और उसका रिएक्शन आ रहा है मेरे पास ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर वाले फोर्सेस को मैंने क्या नाम दिया, रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स बाय व्हाट, N2, सॉरी बाय M लगा रहा है किसके ऊपर, स्मॉल m के ऊपर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए। और कॉन्टेक्ट सरफेस की कहां लगा दिया मैंने, परपेंडिकुलर। ये समझ में आ रहा है, देख और एग्जांपल देख। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब वेरिएबल नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए अब आपको। मैंने सारे वेरिएबल कर दिए। देख सपोज मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये कैपिटल M है और यहां पर मैंने रखा हुआ है स्मॉल m, यहां पर रखा हुआ है स्मॉल m, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया। देखो क्या क्या होगा, अब फोर्सेस देखे अपन, फोर्सेस बनाए तो देखो सबसे पहले इसके ऊपर तो लगेगा क्या, mg, और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ये अर्थ लगा रही है, नीचे जो mg लग रहा है वो अर्थ लगा रही है, दोनों के ऊपर लगा दिया हमेशा फालतू फोर्स। अब इस बड़ी वाली कैपिटल M ने इसको किससे पुश किया, अर्थ को N1 से पुश किया, तो अर्थ ने इसके ऊपर क्या लगाया, उतना ही वापस रिएक्शन लगा दिया। द सेम वे स्मॉल m भी है, वो क्या करेगा, एक एक्शन से इसको पुश करेगा, तो उसी का रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास वापस N2। तो यहां पर ये N1 और N2 ये दोनों क्या हो गए, नॉर्मल रिएक्शन हो गए, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ओ भाई क्लियर। देख और बनाता हूं, देख और एग्जांपल देख, नॉर्मल रिएक्शन के और एग्जांपल देख, और समझ में आएगा। अभी देख नोट करते रहना एक एक चीज, और सारे बेसिक्स बता रहा हूं मैं फोर्सेस के, ये सारे काम आएंगे आपके, ये सारे बेसिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से काम आएंगे। देख और नॉर्मल रिएक्शन देख यहाँ पर सपोज, और देख और क्या बना सकता हूं मैं, ठीक है, ये सपोज एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है। हाँ अब स्फीयर, अब यहाँ पर स्फीयर के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखो अब यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये मेरे पास क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा ब्लॉक बना दो। चलो एक काम करो, ये पूरा एक ब्लॉक यहाँ आ गया, एक ब्लॉक यहाँ आ गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। अब फोर्सेस बनाए यहाँ पर, देख क्या होगा। सबसे पहले mg बना दो हमेशा, तो अर्थ इसको M1g से नीचे खींचेगी, अर्थ इसको M2g से नीचे खींचेगी और अर्थ इसको M3g से नीचे खींचेगी। इसको जैसे ही नीचे खींचा तो इस M2 ने इसके ऊपर पुश लगाया N2, तो इसका रिएक्शन आ गया मेरे पास N2। इस M1 ने नीचे पुश लगाया अर्थ के ऊपर N1, तो अर्थ ने रिएक्ट किया कितने से, N1 से। और क्लियर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बॉडी को भी देखोगे, है ना, बॉडी के ऊपर M3G लग रहा है, तो M3G की वजह से यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस पर ये कॉन्टेक्ट सरफेस हो गई, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया,
ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया है, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, तो कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर यहां पर इसने अर्थ ने M3 ने पुश किया कितने से, सपोज N3 से, तो इसका रिएक्शन आया टुवर्ड सेंटर, समझ में आ रहा है, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ। इस तरीके से M3 ने M3G की वजह से इधर पुश किया, मतलब M3G का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लगेगा उसकी वजह से, तो यहां पर मेरे पास क्या आया, सपोज ये आ गया मेरे पास N4 से पुश किया तो टुवर्ड सेंटर क्या लगा, N4 लग गया। तो यहां पर देखो N1 N2 N3 N4 ये चारों क्या हो गए, नॉर्मल रिएक्शंस हो गए। अब यहां पर एक चीज क्या समझ में आई कि जब भी मेरे पास कर्व सरफेस वाली बॉडी होगी वहां पर हमेशा क्या होगा, स्फीयरिकल बॉडी के लिए हमेशा टुवर्ड सेंटर मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। टुवर्ड सेंटर है ना, सेंटर की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर इस कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, जो हमेशा कहां जाएगी, सेंटर के टुवर्ड्स ही जाएगी। वो कहां जाएगी, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स जाएगी। तो एक और बना ले, उसके अंदर देख मैं दोनों और क्या बनाओगे, चल ठीक है, एक ये M मास की बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर फोर्सेस बनाते हैं अपन, क्या क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है मेरे पास क्या, अर्थ इसको mg से नीचे पुल करेगी, तो उसकी वजह से ये कैपिटल M ब्लॉक जो होगा अर्थ के ऊपर एक नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाएगा, तो उसका रिएक्शन है ना, उसका रिएक्शन वापस n की फॉर्म में मिलेगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस पर, अब इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे हमेशा मैंने क्या बोला, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करती है तब जाके मेरे पास क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है। अब देखो यहाँ पर इस बॉडी को अगर आप देख रहे हो तो क्या इधर ये पुश कर रही है, क्या इस वॉल को क्या ये बॉडी पुश कर रही है, क्या पुश नहीं कर रही है, पुश नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना, पुश नहीं कर रही है, तो इधर कोई भी एक एन एक्शन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो उसका रिएक्शन भी नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर से इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि सपोज एक और एग्जांपल लो, यहां पर मैं आपको बोलता कि ये बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये वॉल है, वॉल के सहारे बॉडी रखी हुई है। अब मैं बोलता हूं यहां पर एक फोर्स लग रहा है F। अब देखो ये कैपिटल M मास है। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शंस देखो, है ना, सबसे पहले फालतू फोर्स लगा लो आप mg, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स लग गया N1, इसका रिएक्शन आ गया मेरे पास N1, समझ में आ रहा है, mg की वजह से इधर एक्शन है, उसका रिएक्शन। अब इस बॉडी ने इसको पुश किया तो इधर मेरे पास क्या आएगा, एक नॉर्मल का एक्शन फोर्स आएगा, और उसी का रिएक्शन वॉल के ऊपर एक्शन लगा इस F की वजह से N2 की फॉर्म में, और इसी का रिएक्शन आया वापस N2 की फॉर्म में। यहाँ F था इसलिए आया मेरे पास, बाकी यहाँ पर F नहीं था इसलिए नहीं आया। अरे भाई क्लियर, बना इसको बना, देख और देखते हैं अपन। अरे भाई कुछ समझ में आया कि मेरे लालो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आई थिंक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा अब यार, ठीक है। दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरे पास। और क्या देखें भाई, और यार क्या हो गया यार, ये मिट नहीं रहा आज तो। जल्दी लिख लो इसलिए स्मार्ट बोर्ड बहुत अच्छा होता है इस मामले में। फिर भाई यार स्मार्ट बोर्ड पे क्या है यार, स्मार्ट लोग काम करते हैं। थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, है थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए। साला अभी तो कैमरा ही नहीं है, मोबाइल से शूट कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड चाहिए भाई को। देख ये हो गया मेरे पास, क्या है नॉर्मल है। उसके बाद देखो फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स का ही दूसरा पार्ट फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जब भी आप एक फोर्स लगाते हो, कॉन्टेक्ट फोर्स लगाते हो, तो कॉन्टेक्ट फोर्स का वह कंपोनेंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल है, कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग है ना, उसको अपन बोलते हैं। तो कंपोनेंट ये क्या है, द कंपोनेंट ऑफ contact force acting along the contact surface। फ्रिक्शन पूरा अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अभी सिर्फ बता रहा हूं मैं। along the contact surface, अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूं इसको मैं,
है ना, अभी डिटेल में नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि सर ने भाई सरफेस खाली कुछ पढ़ाया नहीं फ्रिक्शन के अंदर, फ्रिक्शन पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको डिटेल में लेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर अपन ने इसका इंट्रोडक्शन लिया है कि भाई फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट होता है, ठीक है। चलो हो गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। नाउ तीसरा फोर्स लेंगे आप टेंशन, टेंशन टी, टेंशन, टेंशन, टेंशन क्या होता है? तो जनरली अपन टेंशन की जब भी बात करेंगे, कोई भी रॉड हो गई या कोई भी स्ट्रिंग हो गई, उसकी लेंथ के अलोंग हमेशा एक फोर्स लगता है, उसको उसकी लेंथ के अलोंग हमेशा एक फोर्स लगता है, उसको अपन बोलते हैं टेंशन। क्या बोल रहा हूं? उसकी लेंथ के अलोंग एक फोर्स लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंशन। लेकिन ये कंडीशनल है, इसकी कंडीशन होती है, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा वो मुझे देखना है। तो ये कब लगता है कि जब भी कोई स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग है सपोज, इस स्ट्रिंग के ऊपर जब भी एक पुलिंग फोर्स लगेगा, जब भी स्ट्रिंग को आप पुल करते हो, जब भी स्ट्रिंग को पुल करते हो, तो इसके स्ट्रिंग के अंदर क्या होंगे या रॉड के अंदर क्या होंगे? भाई स्ट्रिंग अपने शेप में क्यों है? क्योंकि आपस में जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, उसी की वजह से पूरा स्ट्रिंग का शेप आ रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग फोर्स लगाऊंगा, स्ट्रिंग को अगर ऐसे खींचूंगा, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके अपोजिट क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? टेंशन। तो ये फोर्स टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में ये कब आएगा? किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट पर अगर मैं फोर्स मार्क करूंगा तो मेरे पास पेयर ऑफ फोर्स मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्योंकि क्या होगा? दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे पुलिंग फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उस पॉइंट से अवे मेरे पास क्या लगेगा? फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, तो कभी भी कोई स्ट्रिंग, तो ये फोर्स ऑफ टेंशन कब लगता है? व्हेन अ स्ट्रिंग oblique rod is pulled along its length then tension force acts कहां पर? अपोजिट टू, अपोजिट किसमें? अपोजिट टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, देन अ फोर्स, ऐसे लिख लो, देन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नोन एज टेंशन। समझ में आ गया? अब देखो कैसे लगेगा ये। सपोज मेरे पास क्या है, अब समझ में आया। पर सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के इस एंड पर मैंने क्या लगाया? फोर्स F लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया। तो पुलिंग फोर्स जैसे लगाओगे आप, तो यहां पर जिस चीज को पुल कर रहा हूं, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? टेंशन T। समझ में आ रहा? अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अगर देखो क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल के पेयर्स हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पेयर्स हैं, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर भी क्या होगा? ये F लगा होगा तो इसका इंपैक्ट यहां पर भी आएगा। तो इस पे दोनों डायरेक्शन में, T इधर तो T इधर, ये यहां पर भी देखोगे तो पूरी स्ट्रिंग में थ्रू आउट T इधर तो T इधर। अगर यहां पर फोर्सेस, समझ में आ रहा है? तो हर पॉइंट पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। इस तरीके से यहां पर देखोगे तो T इधर। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, टेंशन का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो टेंशन का डायरेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के से अवे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा अवे। और यहां पर जो मैंने टेंशन भी लिया है, ये टेंशन क्या लिखोगे आप? ये मेरे पास T1 है, तो ये दोनों पेयर क्या हो गए? T2, ये दोनों पेयर क्या हो गए? T3, ये क्या हो गया? T4। ये सारे टेंशन जो अलग अलग लिखे हैं मैंने, अगर स्ट्रिंग या रोड अगर मासलेस होगी, यहां पर क्या लिख रहा हूं? अगर मैं क्या बोल रहा हूं? इफ, पॉइंट यहां पर देखें, इफ स्ट्रिंग और क्या बोला मैंने? ऑब्लिक रॉड मासलेस है, स्ट्रिंग या रॉड अगर मासलेस है तो उसके इसमें ये सारे टेंशन जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो सारे टेंशन मार्क कर रहे हैं ना मैंने, मासलेस है तो उसमें टेंशन, तो मासलेस स्ट्रिंग के लिए जो टेंशन होता है वो क्या रहता है? टेंशन अलोंग, tension at every point remains same. Tension at every point on string
इज सेम, ठीक है, मासलेस है। अगर मासलेस नहीं है तो उस केस में मेरे पास इक्वल नहीं होंगे, है ना, हर पॉइंट पर टेंशन अलग होगा। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, धीरे धीरे अपन जैसे डिटेल में जाएंगे, गोता खाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर और एक और चीज मैंने क्या बताई कि टेंशन का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन मार्क करना आ गया ना, टेंशन भी आ जाएगा, अभी देख, अभी आएगा। तो देख डायरेक्शन ऑफ, ये बिल्कुल बेसिक है, समझ लेना इसको। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अभी जैसे मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज मेरे पास ये है, ये एक ब्लॉक ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है। टेंशन के आने के लिए पुलिंग फोर्स होना चाहिए, ये स्ट्रिंग हो गई, पुलिंग फोर्स इस mg, ये सपोज मास m है, तो अर्थ इसको क्या कर रही है, mg लगा रही है। जैसे mg लगा रही है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पुल हुआ। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर क्या है, एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दीज आर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे अलोंग द स्ट्रिंग की तरफ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्ट्रिंग की तरफ, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया टेंशन टी, और मासलेस स्ट्रिंग है तो यहां पर जो टेंशन होगा यहां पर भी वही टेंशन होगा। ये हो गया मेरे पास, समझ में आ रहा है। देख, और मैं और क्या बोलता हूँ, सपोज ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये मेरे पास, ये सपोज ये स्ट्रिंग हो गई, एक ब्लॉक ये लगाया मैंने, एक ब्लॉक ये लगाया, ठीक है, दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ फोर्स F, यहाँ पर लगाता हूँ मैं फोर्स F। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, मैं बोल देता हूँ मासेस जो है वो क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास है M1, ये मेरे पास क्या है M2। अब यहाँ पर फोर्सेस देखो क्या क्या लगेंगे, है ना, अलोंग द लाइन। देख सबसे पहले फालतू फोर्स लगा लो आप, M1G, यहाँ पर भी क्या आएगा M2G, पुश करेगा किससे, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्शन से N2, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया N2, ये अपन ने सीखा है अभी। यहाँ पर क्या होगा, पुश करेगा अगर N1 से, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ गया N1। ये नॉर्मल रिएक्शन और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आ गए यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ टेंशन की, टेंशन का होगा अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये T, यहाँ पर T और F, ये टेंशन मतलब यहाँ पर तो F ही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो F ही है, पूरी स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो F ही है। आप अंदर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तरफ और स्ट्रिंग की तरफ ये आ गया T, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे, ये आ गया मेरे पास T, दोनों T सेम होंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे T और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे T, लेकिन दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा T2। मतलब स्ट्रिंग चेंज होते ही टेंशन की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है, बनाओ इसको बनाओ, देखो और आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ काला कलर अपना रूप धारण कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 मिटा भाई। सर इतना क्या टाइम लेते हो मिटाने में? अरे मैं क्या करूँ यार, ये बोर्ड मेरा ऐसा, हो भगवान, दो वरदान। देख और एग्जांपल देख, और मैं टेंशन के और एग्जांपल बता देता हूँ। देख और क्या बना सकते हो आप, देख सपोज ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, पुली समझते हो, ये पुली आ गई, ये ब्लॉक हो गया, ये M, ये M। पुली का काम क्या होता है, पुली हमेशा क्या करती है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल। पुली का काम क्या है, लिख लेना इसको, कहीं बहुत काम आएगी। पुली जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे, देख समझ में आएगा अभी। ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, फालतू फोर्स mg, खींचा है mg, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया टेंशन T, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, यहाँ पर भी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर क्या आ गया टेंशन T, ये वापस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया टेंशन T, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया टेंशन T, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ। यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया टेंशन T, इसको 1 दे दो,
ये अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंशन T1, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर देखो क्या आ गया mg, ये इसको क्या कर रहा है, अगर n से पुश कर रहा है तो इधर वापस n से अपोजिट डायरेक्शन में वापस क्या होगा, पुश। यहाँ पर n आएगा क्या, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n आएगा क्या, नहीं, कोई कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं है, गड़बड़ मत कर देना, कोई कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो। इसके देखो और नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, और देखो और एग्जांपल क्या बता सकते हो आप, और स्ट्रिंग देख, और क्या बनाओगे, देख एक और बना। ये सब चीज़ें आएगी बारी बारी से वापस, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें वापस आएगी आपके आंखों के सामने। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, देख बनाओ। इसके अंदर वापस फोर्सेस ड्रॉ करो, यहाँ पर फोर्सेस ड्रॉ करो, फालतू फोर्स लगा लो हमेशा। mg अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, t पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, t पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, t पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे स्ट्रिंग की लेंथ की तरफ, t। ये t क्यों आया, क्योंकि इसने mg से इधर नीचे पुश किया था। ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, इसलिए मेरे पास टेंशन थ्रू आउट सेम आ गया। स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है कि ऊपर से जा रही है ऐसे पुली के ऊपर से। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे T1, और यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे T1। अब यहाँ पर अगर आप ये टेंशन देखोगे, ये T जो है, ये T क्या है, इस पुली के ऊपर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये T क्या है, इस पुली के ऊपर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला T क्या है, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी T है। ये वाला T क्या है, इस स्मॉल m ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ये T1 क्या है, ऊपर जो मेरे पास सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर लगने वाला, सीलिंग के ऊपर ये पूरा सिस्टम, ये सब मिलकर सीलिंग के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा, T1। ठीक है, T1। और ये इस पूरे सिस्टम के ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T1। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T1, है ना। जल्दी बनाओ देख, और क्या बना सकते हैं यार, और क्या एग्जांपल लोगे, जल्दी बनाओ, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर यार। लिख लिया, देख और एग्जांपल, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख और क्या है, और एग्जांपल क्या ले सकते हो, देख, है ना। फोर्सेस को मार्क करने के लिए और क्या बनाना, एक और ले ले, मैं आई थिंक आपको अब आ गया होगा यार समझ में, है ना। सपोज मिया, ये ऐसा कुछ ले लो। ये सारे क्वेश्चन आपके पास लौट के आएंगे, देखना ये सब क्वेश्चन ही है, सब करवा रहा हूँ ना, सब ये क्वेश्चन ही हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फोर्सेस लगाओ, एक तो इस देख, ये क्या होगा बस mg, और इस mg की वजह से mg के कोई ना कोई, अगर mg के मैं कॉम्पोनेंट रिजोल्व करूँ, समझना यहाँ पर, है ना। mg जब यहाँ पर नीचे खींचेगा इसको, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर तनाव आएगा, टेंशन को तनाव बोलते हैं एक्चुअली। mg नीचे लगेगा तो स्ट्रिंग खिंचाएगी तो क्या आएगा, टेंशन। तो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको T1 बोल देता हूँ, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको T1 बोल देता हूँ, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, T2 बोल दिया, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, T2 बोल दिया, है ना। टेंशन और डायरेक्शन आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा लेना, कैसे अपन डायरेक्शन लेंगे टेंशन का, क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर फोर्स। यार भाई मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है अपनी प्लेलिस्ट बहुत बड़ी बने, पर उससे घबराना मत, बस रेगुलर देखते जाओ, आनंद आएगा आपको चैप्टर्स के अंदर। हाँ देख, और क्या है मेरे पास, न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट नंबर लिख लेना यहाँ, पता नहीं क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसको अपन ये 12th में पढ़ेंगे, वैसे 12th के अंदर डिटेल में है, 12th क्लास के अंदर आता है। अभी फिर सिर्फ ध्यान रख लें आप, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स। आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन मिलके कैसे रह पाते हैं, जबकि प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स लग रहा होता है, फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है प्रोटॉन के बीच में। कौन है वो, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। इसका अगली कैटेगरी है वो। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया कि फोर्स एक्टिंग, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियॉन्स है इनके बीच में, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये सबसे अच्छी बात क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अपने जो ग्रेविटेशन फोर्स लिखा था ना उसको लिख देना वीकेस्ट फोर्स, सबसे जनरली उसको वीकेस्ट फोर्स माना गया है, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स में लिख देना वीकेस्ट, ये क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर है। और एक और आता है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ये 12th में है, ये सब 12th में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ इसकी मैं, वहाँ पर अपन देखेंगे, है ना। फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये सब 12th में पढ़ेंगे, ये भी 12th में पढ़ेंगे अपन, राइट। इसके बाद एक कैटेगरी और होती है वीक फोर्स। मतलब जनरली आप आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियस के अंदर अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐसा मतलब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में जाके कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस, और जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस तो उतना ही ज़्यादा एटम भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा, तो एटम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा, किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है ना। इन्हीं को अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे आप केमिस्ट्री के अंदर। तो वीक फोर्स क्या हो गया? ये वीक फोर्सेस वही फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से अब मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर अलग अलग है तो क्या होता है? अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? न्यूट्रॉन के अंदर, ताकि जो डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो कम हो जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? तो प्रोटॉन के अंदर वो वीक फोर्स होता है, उस वीक फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो पाता है। अदरवाइज अगर फोर्स वीक नहीं होता तो कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो वो जो फोर्स होता है जिसकी वजह से प्रोटॉन उस ऐसा वीक फोर्स जिसकी वजह से प्रोटॉन को एक चांस मिलता है कि वह न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? वीक फोर्स, है ना। इस फोर्स की वजह से ही, है ना, वीक फोर्स। ड्यू टू दिस अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यार, इनटू, यहाँ कुछ काम नहीं आएगा आपका ये, बस एक जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, इनटू न्यूट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी सत्य है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सत्य है। समझ में आ गया? जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके राइट दोस्तों, तो बस आज जाने का समय आ गया, बस यहीं पर अपन ओवर करते हैं आज के सेशन को। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूं मैं एक अनोखे वीडियो के साथ में, राइट। यहां तक अगर आपने वॉच किया, अगर चैनल आपको वाकई पसंद आया तो प्लीज डू वॉच the chapter till the end, do watch the complete playlist, the complete course, year long course till the end। कल वापस हाजिर होता हूँ नए लेक्चर के साथ में। बाय, गुड नाइट।